हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है एसजीपीजीआई का द्वारा जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है उसके क्लास को जो है आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है एसजीपीजीआई के परीक्षा की जो है तैयारी करना चाहते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट की, तो आप हमारे द्वारा संकल्प बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बैच का फी जो है सिर्फ और सिर्फ 599 रखा गया है। इसके साथ आप लोगों को ई बुक जो है वो फ्री मिलेगा। ठीक है, अब बैच को ज्वाइन कैसे करना है? तो बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना है और राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रोगी को अधिक आरामदायक स्थिति देने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? What is the most appropriate method to make a patient feel more comfortable? रोगी को बिस्तर पर सीधे लिटाना, रोगी को एक ही स्थिति में लंबे समय तक रखना, उचित तकिया और सपोर्ट देना, रोगी को बार बार जगाना। तो रोगी को आराम देने के लिए हम लोग सही सपोर्ट कैसे देंगे? तो सही सपोर्ट कैसे होगा कि जैसे कि सिर हो गया, पीठ हो गया, हाथ पैर, ये सब पैर के नीचे जो है तकिया देंगे। ठीक है, तकिया देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो और भी जगह हैं उनको सपोर्ट मिल जाए। इससे क्या होगा? तो इससे शरीर में खिंचाव नहीं होगा और खिंचाव नहीं होगा तो बेड सोर का खतरा भी कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे? तो प्रोवाइड प्रॉपर पिलो एंड सपोर्ट। ठीक है, तकिया दे करके सपोर्ट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लोज्ड बेड किस स्थिति के लिए उपयोग की जाती है? क्लोज्ड बेड इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर विच सिचुएशन? जब रोगी बिस्तर पर लेटा हो, जब बिस्तर को रोगी के बिना तैयार किया जाए, जब रोगी आईसीयू में हो, जब रोगी को उठाया जा रहा हो। तो क्लोज्ड बेड कौन सी स्थिति में यूज़ किया जाता है? तो क्लोज्ड बेड तब बनाया जाता है जब बिस्तर तैयार हो लेकिन रोगी उस पर ना हो। ठीक है, तो तब जो है हम लोग क्लोज्ड बेड बनाते हैं, जैसे कि डिस्चार्ज के बाद या फिर नए रोगी के लिए जो है हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें चादर को ठीक से मोड़ कर बिछाया जाता है। ठीक है, तो ये तब उस स्थिति में हम लोग क्लोज्ड बेड को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्यूपाइड बेड किसे कहते हैं? ऑप्शंस है हमारा, व्हाट इज़ एन ऑक्यूपाइड बेड, एम्प्टी बेड, जब रोगी के रहते हुए बिस्तर तैयार किया जाए, इमरजेंसी बेड और आईसीयू बेड। तो ऑक्यूपाइड बेड क्या होता है? तो ऑक्यूपाइड बेड तब बनाया जाता है जब रोगी को बिस्तर से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, जब रोगी को बिस्तर से नहीं हटाया जा सकता, जैसे कि कोई फ्रैक्चर वाला रोगी है तो उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें सावधानी पूर्वक हम लोग आधा हिस्सा साफ करके एक एक ओर से जो है चादर बदलते हैं। तो ऑक्यूपाइड बेड वही होता है कि जब रोगी को रहते हुए जो बिस्तर तैयार किया जाता है तो उसे हम लोग ऑक्यूपाइड बेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को उठाने और घुमाने के समय कौन सी बात सबसे ज़रूरी होती है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल लिफ्टिंग और टर्निंग अ पेशेंट? बी क्विक, शरीर को घुमाकर उठाना, सही बॉडी मैकेनिक्स का उपयोग करना, अकेले रोगी को उठाना। तो हम लोग क्या करेंगे? जब रोगी को उठा रहे हैं और घुमा रहे हैं तो हम लोग सही क्या करेंगे? हम लोग क्या मेंटेन करेंगे? तो क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग क्या चीज़ का हमने ध्यान रखना है? तो वो है कि हमें सही बॉडी मैकेनिक्स का यूज़ करें, क्योंकि बॉडी मैकेनिक्स के सही प्रयोग से क्या होगा? तो नर्स को जो है पीठ दर्द और रोगी को जो है चोट से बचाया जा सकता है। दोनों को ही फ़ायदा है। इसमें क्या होता है? तो इसमें घुटने के मोड़ने और कमर सीधी रखना और शरीर के पास वजन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना जाहिर सी बात है हम खुद को भी चोट पहुँचाएंगे और सामने वाले को भी चोट पहुँचा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओपन बेड किसके लिए उपयोग होती है? ओपन बेड इज़ प्रिपेयर्ड फॉर होम, जब रोगी बिस्तर पर आराम कर रहा हो, जब बिस्तर खाली हो, जब रोगी किसी भी समय लेट सकता है, केवल आपातकाल में। तो ओपन बेड कब बनाया जाता है? तो ओपन बेड तब बनाया जाता है जब रोगी को दिन में किसी भी समय जो है बिस्तर पर लेटने की संभावना हो, जब रोगी किसी भी समय लेट सकता हो तब जो है हम लोग ओपन बेड बनाते हैं। इसमें क्या होगा? तो इसमें ऊपर की चादर को मोड़कर नीचे की ओर रखते हैं ताकि जो है रोगी जो है आसानी से लेट सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को बाईं करवट देना आवश्यक है जब लेफ्ट लेटरल पोजीशन इज नेसेसरी व्हेन भोजन करवा रहे हों,
मल त्याग देना हो, जांच हो रही हो, उठाकर बैठाना हो। तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन कब देंगे? तो जब हमें एनीमा देना हो, ठीक है। एनीमा के समय जो है बाई करवट देंगे, जिससे मेडिकल जो प्रोसेस होता है वो आसान हो जाता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो डायरेक्शन होता है वो बाई ओर होता है, इसी कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बॉडी मैकेनिक्स में बैक स्ट्रेट रखने का मुख्य कारण क्या है? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कीप द बैक स्ट्रेट इन बॉडी मैकेनिक्स? टू लुक गुड, संतुलन बनाने के लिए, पीठ की मांसपेशियों को सुरक्षित रखने के लिए, जल्दी काम करने के लिए। तो बॉडी मैकेनिक्स का सही प्रयोग करना क्यों ज़रूरी होता है, मेंटेन करना, ताकि पीठ की मांसपेशियों को सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। सीधी पीठ रखने से क्या होगा, तो रीढ़ की हड्डी पर दबाव नहीं पड़ेगा और चोट का खतरा भी कम होगा। इसीलिए जो है प्रॉपर जो है बॉडी मैकेनिक्स हमें बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में रोगी का सिर होता है। इन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन द पेशेंट्स हेड इज, शरीर के समान स्तर पर, शरीर से नीचे, शरीर से ऊपर, एक तरफ झुका हुआ। तो ट्रेंडलेनबर्ग में कैसा पोजीशन रहता है? तो इस पोजीशन में जो है सिर नीचे और पैर ऊपर होता है, ठीक है। शरीर से नीचे रहता है, ठीक है। इस स्थिति में सिर नीचे और पैर ऊपर होता है, जो कि क्या करता है, तो शॉक में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके लिए फायदेमंद होता है। तो उस समय हम लोग ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फॉलर्स पोजीशन कब उपयोग होती है? व्हेन इज फॉलर्स पोजीशन यूज्ड? सांस लेने में तकलीफ हो, हड्डी टूटी हो, आपातकालीन स्थिति, ऑपरेशन के बाद। तो फॉलर पोजीशन कब देंगे? तो फॉलर पोजीशन में क्या होता है, तो सिर और पीठ को 45 से 60 डिग्री तक उठाया जाता है, जिसमें कि छाती का विस्तार जो है आसानी से होता है। तो इस कब देंगे? तो सांस लेने में तकलीफ होगा तब जो है हम लोग फॉलर पोजीशन को देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सही बॉडी मैकेनिक्स का एक नियम है। वन रूल ऑफ करेक्ट बॉडी मैकेनिक्स इज, वजन से दूर खड़े रहना, पीठ मोड़ना, घुटनों को मोड़ना, अकेले भारी वजन उठाना। तो बॉडी मैकेनिक्स का एक रूल क्या है? तो घुटने को मोड़ना, ठीक है। घुटने को मोड़ने से क्या होगा, तो बॉडी का वजन जो है पैरों पर पड़ता है, जिससे कि पीठ की चोट से हम लोग बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को ट्रांसफ़र करते समय सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग टू इंश्योर वाइल ट्रांसफरिंग ए पेशेंट? कि रोगी सो रहा हो, कि व्हील चेयर या स्ट्रेचर लॉक हो, कि कमरे में शांति हो, कि कोई दूसरा स्टाफ ना हो। तो जब हम लोग रोगी को एक चीज़ से या दूसरे चीज़ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा सबसे बड़ा चीज़ होगा कि ध्यान रखना कि ट्रांसफ़र से पहले जो है व्हील चेयर या फिर जो स्ट्रेचर है वो लॉक हो, ठीक है। लॉक होना ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि वह अगर हिलेगा तो गिरने का खतरा होगा और पेशेंट को चोट भी लग सकती है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बैक रेस्ट का उपयोग कब किया जाता है? व्हेन इज़ अ बैक रेस्ट यूज्ड? जब रोगी करवट में हो, जब रोगी को खड़ा करना हो, जब रोगी को बैठाना हो, जब रोगी को लिटाना हो। तो बैक रेस्ट क्या होता है? तो बैक रेस्ट जो है पीठ को सहारा देता है। तो ये कब यूज होगा? तो जब रोगी को बैठाना हो, ठीक है, तब यूज़ होगा। जब रोगी को बैठी हुई स्थिति में हमें आराम देना है तब हम लोग बैक रेस्ट का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेड सोर से बचने के लिए रोगी को कितनी बार रिपोजिशन करना चाहिए? हाउ ओपन शुड अ पेशेंट बी रिपोजिशन टू प्रिवेंट बेड सोर? हर 6 घंटे में, हर 12 घंटे में, हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में। तो पहले बेड सोर होता क्यों है? तो बेड सोर जो है एक ही स्थिति में रहने के कारण जो स्किन पर प्रेशर पड़ता है उसी के कारण जो है बेड सोर होता है। तो कब हमें जो है बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए कितनी बार कब पोजीशन बदलना चाहिए? तो हर 2 घंटे में जो है उसका पोजीशन बदल देना चाहिए, इससे स्किन पर दबाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को व्हील चेयर में स्थानांतरित करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसफरिंग अ पेशेंट टू अ व्हील चेयर? रोगी को खड़ा करना, व्हील चेयर को लॉक करना, मरीज को खींचना, चादर हटाना। तो अभी हमने ऊपर ही देखा हमें क्या करना है सबसे पहले, तो जो व्हील चेयर है या फिर स्ट्रेचर है उसको लॉक करना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिस्तर पर चादरें कसकर बिछाने का मुख्य उद्देश्य है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ टकिंग बेड शीट्स टाइटली? दिखने में अच्छा लगे, समय बचाना, आरामदायक सतह देना, रोगी को जगाना। तो क्यों हम लोग जो है कसकर बिछाते हैं जो भी चादर होता है? क्योंकि जो ढीली चादर होता है वो जो है स्किन को हार्म करती है, ठीक है, हार्म पहुंचा सकती है। इसीलिए जो है हम लोग उसको अच्छी तरह से बिछाते हैं ताकि जो है पेशेंट को एक कंफर्टेबल सरफेस मिल सके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को बेड से स्ट्रेचर रोगी को बेड से स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? What should be done first when transferring a patient from bed to stretcher? स्ट्रेचर को ऊंचा रखना, रोगी को अकेले खींचना, स्ट्रेचर का ब्रेक लगाकर पास लाना, चादर हटाना। तो रोगी को सुरक्षित ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो स्ट्रेचर को जो है ब्रेक लगा करके पेड़ के समानांतर जो है एकदम मतलब खड़ा कर लेंगे ताकि ट्रांसफ़र के समय गिरने का खतरा कम हो और जल्दी से जो है पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइड रेल्स का उपयोग कब करना आवश्यक होता है? व्हेन इज इट नेसेसरी टू यूज साइड रेल्स? केवल आईसीयू में, नींद में रोगी के लिए, बेहोश, बूढ़े या भ्रमित रोगी के लिए, स्वस्थ रोगी के लिए? तो साइड रेल्स क्या करता है, तो साइड रेल्स जो होता है पेशेंट को गिरने से प्रिवेंट करता है। तो ये कब यूज़ करेंगे, तो तब जब पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो, एल्डर हो या फिर अनकन्फ्यूज्ड हो, तो कन्फ्यूज्ड हो, तो उस समय जो है हम लोग साइड रेल्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को रिपोजिशन करने का सही तरीका क्या है? व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू रिपोजिशन अ पेशेंट? रोगी को खींचकर घसीटना, सीट की मदद से स्लाइड करना, रोगी को झटका देना, अकेले प्रयास करना। तो कैसे जो है हम लोग अच्छे से रिपोजिशन कर सकते हैं पेशेंट को, तो ड्रॉ सीट्स के से जो है शरीर को बिना जो है घर्षण के स्लाइड किया जा सकता है। इससे क्या होगा, तो इससे स्किन डैमेज से भी बचा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यूज़ करेंगे ड्रॉ सीट स्लाइड करने के लिए। इससे जो है पेशेंट अच्छे से जो है ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फीट बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज़ अ फुट बोर्ड यूज्ड? सौंदर्य के लिए, चादर खींचने के लिए, फुट ड्रॉप से बचने के लिए, पैर गर्म रखने के लिए। तो फुट बोर्ड का यूज़ क्यों किया जाता है, तो फुट बोर्ड जो है वो लंबे समय तक जो लेटे हुए रोगी होते हैं उनके पैरों में कमजोरी या फिर नर्व डैमेज के कारण फुट ड्रॉप हो सकता है। तो फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए जो है हम लोग फुट बोर्ड का यूज़ करते हैं। इससे जो है रोगी के पैरों को गिरने से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लॉग रोलिंग तकनीक का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? व्हेन इज़ द लॉग रोलिंग टेक्निक यूज्ड? हाथ की चोट के लिए, सामान्य रीपोजिशनिंग के लिए, स्पाइनल इंजरी वाले रोगी के लिए, सिर दर्द में। तो लॉग रोलिंग टेक्निक का कब यूज़ होगा, तो जब शरीर को एक सीधी रेखा में मोड़ते हुए घुमाया जाता है, ठीक है, तब जो है हम लोग जो है लॉग रोलिंग का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि रीढ़ की जो हड्डी है उस पर कोई प्रेशर ना पड़े और स्पाइनल इंजरी से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को बेड पर बैठाने के समय किस अंग से सहारा देना चाहिए? विच पार्ट ऑफ द पेशेंट शुड बी सपोर्टेड वाइल मेकिंग देम सिट ऑन द बेड? हेड एंड नेक, लेग्स, पीठ और कंधे, हाथ। तो रोगी को उठाते समय हम कहाँ पर सहारा देंगे, तो पीठ और कंधे, ठीक है, पीठ और कंधे से जो है उसे सहारा देंगे ताकि रीढ़ की हड्डी का बैलेंस बना रहे और पेशेंट को ज़्यादा दर्द ना हो, आसानी से वो बैठ जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेड ब्लॉक्स का उपयोग कब किया जाता है? व्हेन आर बेड ब्लॉक्स यूज्ड? बिस्तर को सजाने के लिए, सिर और पैरों को ऊंचा करने के लिए, चादर खींचने के लिए, रोगी को उठाने के लिए। तो बेड ब्लॉक्स से क्या होता है, तो बेड ब्लॉक्स से जो है बिस्तर के हेड या फिर फुट को उठा करके एक विभिन्न पोजीशनिंग की जा सकती है, जैसे कि ट्रेंडलेनबर्ग में। तो ये क्या करता है, तो ये सिर और पैरों को ऊंचा करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है बेड ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेकुबिटस अल्सर होने का सबसे आम कारण क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ अ डेकुबिटस अल्सर? इन्फेक्शन,
टू मेनी मेडिसिन्स, प्रेशर, पुअर डाइट। तो मैंने ऊपर ही बताया था कि अल्सर क्यों होता है, तो लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटे रहने से जो ब्लड फ्लो जो है वो बंद हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, तो जिससे कि त्वचा पर असर पड़ता है और प्रेशर पड़ने के कारण, एक ही जगह पे सोए सोए प्रेशर पड़ने के कारण जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टूथ हेड फॉरसेप्स का उपयोग किया जाता है। टूथ हेड फॉरसेप्स आर यूज्ड फॉर नाजुक ऊतक पकड़ने के लिए, स्किन ग्रिप के लिए, स्पंज पकड़ने के लिए, दवाई देने के लिए। तो टूथ हेड फॉरसेप्स में क्या होता है, तो टूथ हेड फॉरसेप्स में जो दांत की तरह जो है उसकी आकृति होती है, ठीक है। जैसे कि इसका कब यूज होगा, तो प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्किन को अच्छी तरह से पकड़ते हैं। तो क्यों यूज होता है, तो स्किन ग्रिप के लिए जो है टूथ फॉरसेप्स का हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेपेज बार का उपयोग किस लिए होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए ट्रेपेज बार। बिस्तर सजाने के लिए, रोशनी लटकाने के लिए, रोगी को रिपोजिशन करने में सहायता के लिए, ऑक्सीजन लटकाने के लिए। तो ट्रेपेज बार क्या होता है, तो ट्रेपेज बार एक मेटल फ्रेम होता है, ठीक है, जो कि बिस्तर पर फिट किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, तो रोगी खुद को सहारा देकर उठ या फिर रिपोजिशन कर सकता है। तो इसका यूज़ क्यों होता है, तो रोगी को रिपोजिशन करने में हेल्प करने के लिए ट्रेपेज बार का हम लोग यूज़ करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे सुरक्षित विधि क्या है जिससे नर्स रोगी का वजन उठा सकती है। व्हाट इज़ द सेफेस्ट मेथड फॉर अ नर्स टू लिफ्ट अ पेशेंट्स वेट। एक मिनट। लिफ्ट वेट स्टैंडिंग स्ट्रेट, पीठ झुकाकर उठना, घुटनों को मोड़कर और वज़न पास रखकर उठाना, वज़न को दूर रखकर उठाना। तो किससे जो है एक नर्स जो है आसानी से पेशेंट के वेट को सेफेस्ट तरीका होता है जिससे कि वो लिफ्ट कर सकती है, तो घुटने को मोड़ करके वज़न को और वज़न पास रख करके उठाना, ठीक है। इससे क्या होगा, तो इससे जो है बॉडी बैलेंस में रहता है और जो स्पाइन की हड्डी होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी होती है, उस पर प्रेशर भी कम पड़ता है और आसानी से जो है पेशेंट को उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एग क्रेट मैट्रेस का मुख्य उद्देश्य है। मेन पर्पस ऑफ एन एग क्रेट मैट्रेस इज सजावट, आराम बढ़ाना, दबाव को कम करना, ऊंचाई बढ़ाना। तो एक क्रेट क्या होता है, तो एक क्रेट एक फोम का डिज़ाइन होता है, ठीक है, जो कि स्किन पर जो प्रेशर के जो पॉइंट्स होते हैं उनको कम करता है, जिससे कि बेड सोर नहीं होता। तो ये क्या कर रहा है, तो ये जो है प्रेशर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को रिपोजिशन करने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग रिपोजिशनिंग अ पेशेंट। रोगी को चुप रखना, रोगी को अचानक घुमाना, रोगी की प्राइवेसी और डिग्निटी बनाए रखना, जल्दी काम करना। तो रोगी को रिपोजिशन करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है कि उसकी प्राइवेसी को हम लोग मेंटेन करके रखें और डिग्निटी को, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, तो पर्दा लगाएंगे और उन्हें जो है हर स्टेज की जानकारी देंगे ताकि जो है उसकी प्राइवेसी और डिग्निटी मेंटेन रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पानी में गीली सीट से रोगी को उठाने में सबसे सुरक्षित तरीका है। व्हाट इज़ द सेफेस्ट वे टू लिफ्ट अ पेशेंट विथ अ वेट सीट। सीट से खींचना, दोनों किनारों में सहारा देना, अकेले उठाना, रोगी को कहकर उठने देना। तो गीली सीट से क्या फ़ायदा होता है, तो गीली सीट, पानी में जो गीली सीट होता है उससे रोगी को उठाने में सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, तो दोनों किनारों से सहारा देते हुए, ठीक है, दोनों किनारों से सहारा देते हुए। गीली सीट क्या करती है, तो फिसल सकती है, इसलिए जो है दोनों ओर से हम लोग पकड़ के सहारा देंगे, तो ये सबसे सेफेस्ट मेथड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिस्तर पर रोगी की पोजीशन सही करने का मुख्य उद्देश्य है। मेन पर्पस ऑफ करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट ऑन बेड इज स्टाफ को अच्छा लगे, बिस्तर सुंदर दिखे, रोगी को आराम और रक्त संचार में सुधार और समय की बचत। तो हम लोग उचित पोजीशनिंग क्यों देते हैं, मेन पर्पस क्या होता है पोजीशनिंग देने का, ताकि रोगी को आराम मिले और जो है उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, जिससे कि जो है रोगी को आराम जो है ब्लड सर्कुलेशन और बेड सोर की जो है प्रिवेंशन हो सके, इसलिए हम लोग उसे कंफर्टेबल पोजीशनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को कुर्सी से उठाकर वापस बेड पर रखने में सबसे पहले ज़रूरी बात क्या है।
व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर ट्रांसफरिंग अ पेशेंट फ्रॉम चेयर टू बेड? रोगी को जागना चाहिए, बिस्तर ऊंचा होना चाहिए, व्हील चेयर ब्रेक लगे होने चाहिए और चादर हटा देना चाहिए। तो यह भी हमने ऊपर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है कि हमें क्या करना चाहिए उसको पहले रिपोजिशन करने से पहले कहीं भी। तो हम लोगों को सबसे पहला काम करना है कि व्हील चेयर पे ब्रेक लगाना है। ब्रेक नहीं लगाने से जो है कुर्सी फिसल सकता है और रोगी गिर भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को बिना बताए अचानक रिपोजिशन करना उचित है या नहीं? इज़ इट अप्रोप्रिएट टू रिपोजिशन अ पेशेंट सडनली विदाउट इन्फॉर्मिंग? यस, नो, समटाइम्स या इन हरी। तो रोगी को अचानक से रिपोजिशन करने से क्या होगा, तो उसके गिरने और चोट लगने और विश्वास की में भी कमी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को बिना बताए जो है उसको कभी भी रिपोजिशन नहीं करना चाहिए, तो ये उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्यूपाइड बेड बनाते समय रोगी की सेफ्टी सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? व्हाट मस्ट बी डन फॉर सेफ्टी वाइल मेकिंग एन ऑक्यूपाइड बेड? रोगी को अकेले छोड़ना, साइड रेल्स उठाना, जल्दी जल्दी करना, गीली चादरें रखना। तो हम लोग ऑक्यूपाइड बनाते समय किस बात का ध्यान रखेंगे कि साइड रेल्स जो है वो उसे उठा देंगे। ठीक है, इससे गिरने में जो है प्रोटेक्शन मिल जाएगा और विशेष रूप से जब मरीज करवट बदलेगा तो उस समय जो है हम लोग आसानी से जो है साइड रेल्स उठा के अपना काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फॉलोअर्स पोजीशन में सिर को कितने डिग्री तक उठाया जाता है? If in followers position the head is elevated to what angle? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 से 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो फॉलोअर्स पोजीशन कब देते हैं? जब सांस लेने में तकलीफ़ हो। तो ये सांस लेने में जो है आराम देता है और फेफड़ों के वेंटिलेशन में भी सुधार करता है। इसका एंगल कितना होता है? तो 45 डिग्री से 60 डिग्री तक के पोजीशन पे जो है हम लोग फॉलोअर्स पोजीशन देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को ओपन बेड देना उचित होता है जब एन ओपन बेड इज़ अप्रोप्रिएटेड व्हेन रोगी आईसीयू में हो, रोगी नया भर्ती हो, ऑपरेशन चल रहा हो, कोई रोगी ना हो। तो ओपन बेड कब देंगे? तो मरीज के आने का जब संकेत देता है जिससे कि वो सीधे उससे आराम से लेट सके। तो जो भी पेशेंट जो है नया भर्ती हो उसे जो है हम लोग ओपन बेड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक अनकॉन्शियस रोगी को रिपोजिशन करते समय कौन सी बात सबसे ज़रूरी है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन रिपोजिशनिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट? धीरे और सहारा देकर करना, तेज़ी से करना, अकेले करना, रोगी को झटका देना। तो अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको हम लोग किस तरह से देंगे? तो धीरे और सहारा दे करके उसको रिपोजिशन करेंगे। इसमें जो अनकॉन्शियस रोगी होते हैं उनमें मसल टोन नहीं होता, इसलिए जो है उनके गिरने और चोट लगने का खतरा ज़्यादा होता है। तो कुछ लोगों की हेल्प भी जो है हम लोग लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो रोगी मूवमेंट नहीं कर सकता उसके लिए कौन सी सावधानी ज़रूरी है? Which precaution is necessary for a patient who cannot move? हर 2 घंटे में पोजीशन बदलना, हर 12 घंटे में नहलाना, टीवी देना, अकेले छोड़ देना। तो ये हमने ऊपर ही किया था कि क्या करना है, तो हमें हर घंटे में पोजीशन बदल देना है। इससे क्या होगा? तो इससे प्रेशर नहीं होगा, तो प्रेशर नहीं होगा स्किन पे, तो अल्सर के, बेड सोर के जो है कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब नर्स रोगी को बेड पर रिपोजिशन कर रही हो तो उसकी बॉडी मैकेनिक्स कैसी होनी चाहिए? व्हाट शुड द नर्स बॉडी मैकेनिक्स बी वाइल पोजिशनिंग अ पेशेंट? पीठ सीधी और घुटने मुड़े हो, पीठ झुकी हो, सिर्फ हाथों से उठाना, दूर से पकड़ना। तो नर्स का बॉडी मैकेनिक्स कैसा होना चाहिए? तो पीठ सीधी और घुटने मुड़े हो। ठीक है, इससे क्या होगा? तो नर्स खुद को चोट से बचा सकती है और उसके वेट को भी संतुलित ढंग से जो है वो उठा सकती है। इसीलिए हम लोग इसी पोजीशन में जो है पेशेंट को रिपोजिशन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को आराम के लिए सबसे उपयुक्त चादर होती है। विच सीट इज़ बेस्ट फॉर पेशेंट कम्फर्ट? थिक मोटी ऊनी चादर, पॉलीथीन सीट, साफ सूती और अच्छी तरह फैली हुई चादर,
गीली चादर। तो कैसी चादर जो है पेशेंट के कंफर्ट के लिए सही होती है? तो साफ़, सूती और अच्छी तरह फैली हुई। इससे जो है पेशेंट के स्किन को जो है खींचने से बचाता है और पेशेंट को कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मरीज के सिरहाने हेड एंड को ऊंचा करना कब उचित होता है? व्हेन इज़ इट अप्रोप्रिएट टू एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड? खाना खिलाने के समय, सर्जरी के समय, नहलाते समय, बेड पैन देने के समय। तो कब जो है हमें उसके सिर को ऊंचा करना सही होता है? तो खाना खिलाते समय, ठीक है। खाना खिलाते समय जो है सिर उठाने से क्या होगा? तो एस्पिरेशन, खाने को जो है फेफड़े में जाने से क्या खतरा जो है कम होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको खाना खिलाते समय जो है उसके हेड एंड को एलिवेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेड बनाते समय सीट को किस प्रकार से लगाया जाना चाहिए? हाउ शुड द सीट बी प्लेस्ड वाइल मेकिंग अ बेड? झुर्रियों के साथ, ढीली चादर, चटाई के नीचे दबाकर, बिना फैलाए। तो हमें कैसे जो है सीट बनानी है, बेडशीट कैसे हमें बेड बनाना है? तो चटाई के नीचे दबा करके, ठीक है। बेड को जो है ठीक से टकी हुई चादरें हमें बनाना है, ठीक से टक्ड किया हुआ मैट्रेस के अंदर, ताकि रोगी को आराम मिले और रैसेस या फिर अल्सर से जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब रोगी का संतुलन न हो तो उसे कैसे चलाया जाए? हाउ शुड अ पेशेंट विथ पुअर बैलेंस बी एम्बुलेटेड? पीछे से धक्का देकर, अकेले छोड़कर, गेट बेल्ट लगाकर, साथ चलकर, स्ट्रेचर से। तो हमें कैसे जो है, अगर कोई पेशेंट उसका पुअर बैलेंस है तो हम लोग उसको कैसे चलवाएंगे? तो गेट बेल्ट लगा करके, ठीक है, उसके साथ चलेंगे। गेट बेल्ट से क्या होगा? तो नर्स को जो है रोगी को सहारा देने और अचानक गिरने से जो है बचाने में हेल्प मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग उसको गेट बेल्ट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में किस हिस्से को ऊपर किया जाता है? विच पार्ट इज एलिवेटेड इन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन? सिर, पैर, दोनों, कोई नहीं। तो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में क्या ऊपर रहता है? तो पैर, ठीक है। पैर को जो है ऊंचे की ओर रखते हैं, इसमें पैर को ऊंचा और सिर को जो है नीचे रखते हैं, जिससे कि क्या होगा? तो ब्लड का जो फ्लो है वो ब्रेन की ओर होता है और यह शॉक में हेल्प करते हैं। शॉक की स्थिति में जो हम लोग ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉलर्स पोजीशन का उपयोग कब किया जाता है? व्हेन इज़ फॉलर्स पोजीशन यूज्ड? जब रोगी को सांस लेने में परेशानी हो, पैर में चोट हो, अनकॉन्शियस रोगी के लिए, रक्तचाप कम होता है। हमने ऊपर ही देखा, मैंने बहुत बार बताया भी कि फॉलर्स पोजीशन कब देंगे? तो जब रोगी को सांस लेने में परेशानी हो तब फॉलर्स पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करते हैं? तो जो लंग्स होते हैं उनको जो है फैलने में हेल्प करता है और सांस लेने में फिर आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को घुमाते समय फ्रिक्शन से बचने के लिए कौन सी तकनीक उचित है? विच मेथड रिड्यूसेस फ्रिक्शन व्हाइल टर्निंग अ पेशेंट? रोगी को खींचना, एक ही तरफ से पकड़ना, ड्रॉ सीट का प्रयोग, पलंग को मोड़ना। तो अगर हमें पेशेंट को मुड़ाना है तो कौन सा जो है क्या फ्रिक्शन को है कम करने में हेल्प करेगा? तो ड्रॉ सीट, ठीक है। ड्रॉ सीट के यूज से क्या होगा? तो रोगी को बिना स्किन डैमेज के हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉन्ट्रैक्चर्स से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स? बिस्तर पर सीधे लेटना, जॉइंट को स्थिर रखना, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, न हिलाना। तो किससे जो है कॉन्ट्रैक्चर्स से बचा सकता है? तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस से, ठीक है। ये एक्सरसाइज क्या करेगा? तो मसल्स और जो जोड़ है उनको उनमें मूवमेंट बनाए रखता है, जिससे कि जो है जकड़न नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेड सोर को रोकने के लिए रोगी की स्किन कैसी होनी चाहिए? हाउ शुड द पेशेंट्स स्किन बी टू प्रिवेंट बेड सोर्स? गीली, बहुत गर्म, साफ और सूखी, बिना देखे। तो पेशेंट की स्किन कैसी होनी चाहिए बेड सोर को अगर प्रिवेंट करना है? तो साफ और सूखी, ठीक है, साफ और सूखी। इससे क्या होगा? नमी से क्या होगा? तो स्किन जो है वो टूटने लगता है, जिससे कि प्रेशर के कारण जो है बेड सोर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब रोगी को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा हो तो सिर की दिशा कहाँ होनी चाहिए?
व्हेन मूविंग अ पेशेंट ऑन अ स्ट्रेचर वेयर शुड द हेड बी? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो सिर कहाँ होना चाहिए? तो सिर को जो है आगे रखना चाहिए, ठीक है, आगे की ओर। इससे क्या होगा? तो नर्स रोगी के चेहरे और स्थिति पर नज़र रख सकती है, इसीलिए जो है चेहरे को आगे रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोगी को रिपोजिशन करने के दौरान यदि वह चिल्लाता है तो आपको क्या करना चाहिए? इफ़ पेशेंट स्क्रीम्स ड्यूरिंग रिपोजिशनिंग व्हाट शुड यू डू? नज़रअंदाज करना, जोर से खींचना, तुरंत रुककर मूल्यांकन करना, डॉक्टर को बुलाना। तो अगर पेशेंट जो है रिपोजिशन करते समय अचानक से चिल्लाता है तो क्या करेंगे? तो तुरंत रुककर उसका असेसमेंट करेंगे, ठीक है। दर्द क्या करेगा? दर्द रोगी की स्थिति को और बिगाड़ सकता है, इसलिए हम लोग तुरंत जो है उसको असेसमेंट करके अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर को बुलाएंगे। अब आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि रोगी की डिग्निटी बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मेंटेन अ पेशेंट्स डिग्निटी? पर्दा लगाना और उन्हें बताकर कार्य करना, जल्दी जल्दी कार्य करना, उनसे बात न करना, सबके सामने कार्य करना। तो कैसे हम उसकी प्रोविसी को मेंटेन कर सकते हैं? तो पर्दा लगाकर, ठीक है, पर्दा लगाकर और जो भी हम लोग करने जा रहे हैं उसे बता करके। इससे क्या होगा? तो मरीज को जो है मानसिक और भावनात्मक जो है सुरक्षा देगा और उसके विश्वास को भी हम लोग बनाए रख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।